बंद कर दो। राइट है पार्टनरशिप, इसमें राइट है, राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बस राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या वो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, ये कैपिटल दिया वही कैसे बात हो रही है? एक्स्ट्रा पैसे इंटरेस्ट नहीं, पार्टनर एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं या कैपिटल वाली बात कर रहे हैं? क्या कह रहे हो? कैपिटल दिया जो उसमें इंटरेस्ट है, अगर बाकी सारे पार्टनर उसमें एग्री कर जाते हैं तो उसे इंटरेस्ट दिया जाता है, लेकिन इंटरेस्ट तब दिया जाता है जब प्रॉफिट। और इंटरेस्ट का रेट क्या है? 6%। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन एडवांस, राइट टू बी इंडेमनिफाइड। जी है सर, मतलब 3 पार्टनर थे और एक पार्टनर अपने जेब से फर्म के बिहार पर वो खर्चा किए, तो फिर उस मतलब फर्म के राइट नहीं उसको अपने खर्चा और फर्म के राइट नहीं, पार्टनर का राइट नहीं कि वो फर्म से पैसे लेके इंडेमनिफिकेशन देते हैं। जी आई वांट राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, तो पैसे जो है उनका कैपिटल है, उसको दो तरह से माना जा सकता है। या तो उसको उसके कैपिटल के बदले में क्या दिया जाए, प्रॉफिट, या फिर दो तरीके रहते हैं। या फिर वो जो अमाउंट है उसको लोन मान के, एडवांस मान के उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं। तो कब तक पे करते हैं? जी यहाँ से राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स और अकाउंट्स, पार्टनर के पास क्या है कि वो बुक्स में अकाउंट में या लेजर जनरल वगैरह में वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ जो माइनर है उसके पास है पार्टनर नहीं। माइनर थिंग क्या कर सकता हूँ? हर पार्टनर का स्लीपिंग पार्टनर कर सकते हैं, कर सकता है। जी पर्टिकुलर पार्टनरशिप और पार्टनरशिप एडमिन दोनों को डिफाइन करें। पर्टिकुलर पार्टनरशिप कब डिसॉल्व होती है, खत्म कब हो जाती है? किस पार्टनरशिप में छोड़ते वक्त बाकियों से इजाजत मांगनी है और किस पार्टनरशिप में छोड़ते वक्त पब्लिक नोटिस देना? किस पार्टनरशिप में छोड़ते वक्त बाकियों से इजाजत मांगनी है, कंसेंट ऑब्टेन करना है, किस में और किस में छोड़ते वक्त आपको पब्लिक नोटिस देना है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप में पब्लिक नोटिस देना है। एक्टिव वाले में नोटिस नहीं देना। तलाक हो गई तो उसका कोई इश्तिहार में मतलब नोटिस नहीं। अगर तलाक हो गई क्या उसका कोई इश्तिहार में नोटिस होते हैं? पर्टिकुलर पार्टनरशिप छोड़ते वक्त बाकी पार्टनर से पूछना पड़ता है और
ये पार्टनरशिप छोड़ते वक्त पब्लिश नोटिस देना होता है जी। तो मैं कोई से तीन डिफरेंस बताऊं पार्टनरशिप और को-ओनरशिप में। पार्टनरशिप और को-ओनरशिप पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट है, को-ओनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग कंपल्सरी नहीं है। ये हो गया। पार्टनरशिप में बिजनेस का होना कंपल्सरी है, को-ओनरशिप में बिजनेस होना जरूरी नहीं है। और पार्टनरशिप और को-ओनरशिप मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होती है कि इनहेरिटेंस होती है, जबकि पार्टनरशिप इनहेरिटेंस नहीं भी हो सकती। नहीं, पार्टनर ये तो कोई डिफरेंस ना हो ना। आप इस तरह कहें कि पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए एग्रीमेंट का होना जरूरी है, को-ओनरशिप में agreement का तो कोई इनहेरिटेंस की ज़्यादा है। चलिए बच्चों की हाँ भाई, नो लीगल स्टेटस पार्टनरशिप के एसेंशियल लिखा है, नो लीगल स्टेटस। इसका क्या मतलब है? पार्टनरशिप में पार्टनर्स का लीगल स्टेटस सेपरेट लीगल स्टेटस में होता है। ये सर क्योंकि जो एग्रीमेंट किया होता है उसके साथ में वो सारे फर्म के अंडर आ रहे होते हैं सर, जो मतलब लीगल वगैरह मैंने क्या पूछा मुझसे? हाँ सर जवाब दें। चलिए ऋषभ को हमने बेसिकली देखा पार्टनर्स के कुछ 10-11 राइट्स देखे। अब मुझे बताइए कि जो राइट्स हैं ये कौन सी राइट्स हैं, ये कौन सी चीजें पढ़ रही है? यानी कि हमने कहा कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे राइट्स एंड ड्यूटीज डिसाइडेड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि बाय डिफॉल्ट आपकी कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज अप्लाई होंगी। ये वही राइट्स एंड ड्यूटीज हैं जो बाय डिफॉल्ट अप्लाई होंगी। क्या इनको चेंज किया जा सकता है? जी बिल्कुल, इनको चेंज करेंगे, लेकिन चेंज भी किस तरह करेंगे? थ्रू एग्रीमेंट। थ्रू एग्रीमेंट इनको चेंज किया जा सकता है। हमने राइट्स को पढ़ लिया। आपको मैंने इवन मार्क भी कराया था कि राइट्स से कौन से इंपॉर्टेंट राइट्स कराए थे, मैंने मार्क किया। चलिए अब आती हमारी ड्यूटीज। आज ये चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा। मंडे को चैप्टर 11 चैप्टर 12 का टेस्ट ग्रुप में मैसेज आ चुका है और नेक्स्ट वीक में टेस्ट का भी टेस्ट होगा, अनाउंस हो जाएगा। आपके जो मॉक्स है वो प्रोसेस से चेक हो रहे हैं, जैसे कंप्यूटर के सेशन करते हैं। ड्यूटीज की बात करते हैं। ड्यूटीज में बच्चों दो तरह की ड्यूटीज होती हैं। नाम देखिए, अब नाम में ही सारा कांसेप्ट छुपा हुआ है। एक है मैंडेटरी एब्सोल्यूट या फिर मैंडेटरी। अब बताएं मैंडेटरी से क्या पता चल रहा है, क्या मॉडिफाई किया जा सकता है या नहीं? मैंडेटरी मतलब लाजम है, लाजम है, इसको चेंज नहीं कर सकते। दूसरे का नाम देखिए क्वालिफाइड। क्वालिफाइड का मतलब क्या चेंज किया जा सकता है कि नहीं? यस, लेकिन क्या करना पड़ेगा? थ्रू एग्रीमेंट। तो हम पहले पढ़ेंगे वो ड्यूटीज जिनको चेंज नहीं कर, यदि कोई कुछ भी हो जाए। ये ड्यूटी हर पार्टनर की है। हाँ, ये ड्यूटीज कुछ पार्टनर्स की हो सकती है, वो सबकी है। तो हम पहले पढ़ते हैं एब्सोल्यूट या फिर मैंडेटरी ड्यूटीज। आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कौन सी 7 बातें जो है वो आपकी 8 बातें जो है वो मैंडेटरी है, इसमें कम क्यों? गोल है कि प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन। आपके माइंड में क्लियर हो रहा है कौन सी 8 मैंडेटरी ड्यूटीज हैं और कौन सी 7 क्वालिफाइड ड्यूटीज हैं, यानी कौन सी 8 ऐसी ड्यूटीज हैं जिनको तब्दील नहीं किया जा सकता और कौन सी 7 ऐसी ड्यूटीज हैं जिनको तब्दील किया जा सकता है। देखिए एब्सोल्यूट या मैंडेटरी ड्यूटीज में क्या लिखा हुआ है? इज इम्पोज्ड बाय लॉ, कैन नॉट बी मॉडिफाइड, कैन नॉट बी चेंज्ड। ऐसी ड्यूटीज जो लॉ ने लगाई हैं इसको आप चेंज नहीं कर सकते, चाहे जो मर्जी करें। देखते हैं मतलब नंबर 1 देखिए, ये वही बात है जो हम लोग कहते हैं ना, हेडिंग बता दो बाकी मैं लिखूंगा ये हेडिंग। तब आप हेडिंग में देखिए पूरा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। हेडिंग पहले पढ़े, ड्यूटी टू बी लायबल, हर पार्टनर लायबल है जॉइंटली एंड सेवरली। सेवरली का मतलब क्या है? सारे अमाउंट के लिए, जॉइंटली एंड सेवरली सारे अमाउंट के लिए और अकेला भी। क्या मैंने आपको कहा था जॉइंट प्रॉमिस का केस, जॉइंट
एंड जॉइंट प्रोमिसेस, क्या प्रोमिसर्स जॉइंटली लायबल थे? क्या ABC XYZ को पैसे देने के लायबल थे? क्या XYZ अकेले A से सारे पैसे रिकवर करा सकते थे? वही कॉन्सेप्ट है ये भी। लेट्स सपोज ABC ने बैंक से 6 लाख रुपए लोन लिया। अब ABC ने बैंक वाले को 6 लाख रुपए का लोन दिया, हर पार्टनर की लायबिलिटी है 2 लाख। बैंक वाले क्या तीनों से 2 लाख लेके 6 लाख पूरे कर सकते हैं? ये है जॉइंटली। क्या बैंक वाले पार्टनर A से पूरे 6 लाख ले सकते हैं? पार्टनर A कहकर नहीं मेरा हिस्सा 2 लाख था, आप 2 लाख ले, बाकी 4 लाख B और C से ले, क्या बैंक वाले मान जाएंगे? नहीं, हर पार्टनर लायबल है, सेवरल पूरी अमाउंट ले लायबल, इकट्ठे जॉइंटली भी लायबल है और सेवरली भी लायबल है। ये कॉन्सेप्ट तो रिपीट हो गया आप लोगों का, जॉइंट प्रोमिसर वाला जो केस था ये वही कॉन्सेप्ट है। ये बात क्लियर है बात? नंबर 2, ड्यूटी टू एक्ट विद इन अथॉरिटी। अच्छा, सैलरी का मतलब लिखिए फॉर होल डेट, सैलरी का मतलब लिखिए फॉर होल डेट, होल डेट मतलब फॉर होल अमाउंट। नंबर 2 है ड्यूटी टू एक्ट विद इन अथॉरिटी। देखिए आपको पता है पार्टनरशिप में एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। व्हाट डू वी मीन बाय एजेंसी रिलेशनशिप? हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट या प्रिंसिपल नहीं, हर पार्टनर दूसरे पार्टनर को बाउंड कर सकता है। क्या सारे पार्टनर दूसरे को बाउंड कर सकते हैं? क्या पार्टनर फर्म को बाउंड करते हैं? एक्ट ऑफ पार्टनर इक्वल एक्ट ऑफ फर्म, ये वही कर सकते हैं। लिखा हुआ है ड्यूटी टू एक्ट विद अथॉरिटी में बिल्कुल कंसेप्ट ये है कि आपने एजेंट ने पार्टनर की ये ड्यूटी है कि उसको दी गई अथॉरिटी पे वो उस अथॉरिटी के विदिन रहते हुए काम करे। अब आप कहेंगे सर क्या ही हो अगर पार्टनर ने अथॉरिटी एक्सीड कर ली। अब आप बोलते हैं पार्टनर को कहा गया था कि भाई कुछ भी हो जाए हमारे आने तक या कुछ भी हो जाए, खिलौने का सामान था, खिलौने बेचने का पार्टनरशिप बिजनेस था, खिलौने बनाकर बेचना। तीनों पार्टनर ने डिसाइड किया कि हर पार्टनर 2-2 लाख तक की डेली खिलौने बेच सकता है। एक पार्टनर ने एक कस्टमर को 3 लाख के खिलौने बेच दिए और जिस कस्टमर को बेचे वो कस्टमर पैसे लेके भाग गया, बैंकरप्ट हो गया, लेके भाग गया। क्या पार्टनर ने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड किया? क्या पार्टनर बाकी पार्टनर्स को लायबल होगा कि नहीं होगा? यस लायबल, यस लायबल। तो अथॉरिटी के अंदर काम करना ड्यूटी। देखिए हम इनको इन ड्यूटीज से अंदाजा लें कि ये कितनी जरूरी चीजें हैं। आप लायबल हैं, आप अकेले भी लायबल हैं, आप सब मिलके भी लायबल हैं। आप अपनी अथॉरिटी को एक्सीड नहीं करेंगे, विद इन अथॉरिटी काम करेंगे। समझ गए? अथॉरिटी को एक्सीड नहीं करना। नंबर 3 देखिए ड्यूटी इन केस ऑफ इमरजेंसी। 2 एग्जांपल दूंगा, आप बताएं किसमें ठीक है पार्टनर किसमें गलत है। केस नंबर 1, सब पार्टनर डिसाइड किया कि कोई भी पार्टनर 1 लाख से ज्यादा का सामान नहीं बेचेगा। एक पार्टनर ने बाकी पार्टनर से गैर मौजूदगी में 1 लाख का सामान बेचा उधार पे और जिस बंदे को उधार पे बेचा वो बंदा बैंकरप्ट हो गया। दूसरा केस, एक दिन पार्टनर को पता चला कि रात 12 बजे के बाद उनके स्टॉक की वैल्यू जो है वो बहुत कम हो जाएगी, बहुत ज्यादा गिरने वाली है, तो उसने आज ही सारा सामान कम प्राइस पर बेच दिया। अब बताएं कौन ठीक होगा? सेकंड वाले ने क्या किया? इमरजेंसी थी, उसने कम प्राइस में बेच के क्या नुकसान पहुंचाया या लॉस को मिनिमाइज किया। ये था ड्यूटी इन केस ऑफ इमरजेंसी। पहले वाले ने क्या किया? पहले वाले ने तो अपनी अथॉरिटी को एक्सीड किया है। क्या किया? अथॉरिटी को एक्सीड। हर पार्टनर की ये ड्यूटी है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी वो फर्म को लॉस से बचाने के लिए अगर उसको कोई काम करना पड़ रहा है तो कर ले। आपका सवाल होना चाहिए कि सर अगर इमरजेंसी का सिनेरियो है तो क्या पार्टनर अपनी अथॉरिटी को एक्सीड कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है। शर्त क्या है? इमरजेंसी कौन सी हो? रियल हो, इमेजिनरी ना हो, रियल इमरजेंसी होनी चाहिए। तो यहाँ तक बात दे रहे हैं। नंबर 4, ड्यूटी टू कैरी ऑन बिजनेस to the greatest common advantage। to the greatest common advantage का मतलब क्या है बच्चों? अच्छा इससे पहले ना एक कोई एग्जांपल सुनिए, मैं एग्जांपल बोलूंगा, आपने बताना कौन सी ड्यूटी है। नंबर 12, ठीक है? वो इस तरह मेरे पास ना एक आपको पता है जो गवर्नमेंट स्टोर्स होते हैं यहाँ पे आटा चीनी दाल इनकी कीमत कम होती मिलती है लोगों को, जनरल पब्लिक के लिए होता है। हाँ क्वालिटी भी कहीं ना कहीं थोड़ी वीक होती है लेकिन की कीमत कम होती है। जैसे तो आटा अगर मार्केट से 100 रुपये किलो मिल रहा है तो जनरल स्टोर में 70 रुपये किलो मिल रहा होगा। इसलिए आपने देखा जब भी जनरल स्टोर में स्टॉक आता है यूटिलिटी स्टोर में तो लोग कतारें लगी होती है और
और कतारें लगी होती, लाइन में खड़े होते हैं और फिर ऐसे ऑयल की बाल्टी आटे की बोरी सर पे ले जा रहे होते हैं। वो क्यों एक कतार में खड़े? कम रेट मिल रहा होता है। हुआ क्या, मेरे पास इस तरह एक गवर्नमेंट का जनरल स्टोर, गवर्नमेंट का जनरल स्टोर, तो मैं गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ, मुझे गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्या चीज़ों को बेचना है। उसी जगह मैंने जिस गली में गवर्नमेंट का स्टोर था ना, उससे अगली गली में मेरा अपना स्टोर था पर्सनल। मैंने क्या किया, गवर्नमेंट के स्टोर की मध्य में, गवर्नमेंट के स्टोर की मध्य में उसकी आड़ में मैंने क्या किया, छुप छुप के मैंने क्या किया कि अपने स्टोर का सामान थोड़ा थोड़ा करके ला के गवर्नमेंट स्टोर में रखने लगा और गवर्नमेंट